हेलो एवरीवन, मैं रिशु आपका फ्यूचर कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो कंसेप्ट था और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज था उसको कवर किया था, और आज के क्लास में हम लोग अगला जो चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स उसको देखेंगे और समझेंगे और उसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है बहुपद। क्या है बहुपद पॉलिनोमियल? तो सबसे पहले चीज आता है कि बहुपद है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x का क्या हो, अऋणात्मक घात हो, x का जो पावर हो वो अऋणात्मक हो। अऋणात्मक कहने का क्या मतलब है? निगेटिव ना हो, ऋणात्मक ना हो, मतलब धनात्मक हो। ठीक है, तो सब देखते हैं। चलिए क्या कहता है परिभाषा, x में बहुपद चर, x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। अऋणात्मक क्या क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? अऋणात्मक मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि पूर्णांक होना चाहिए, भिन्न में या दशमलव में नहीं होना चाहिए। और क्या हो? अऋणात्मक पूर्णांक घात हो। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो अगर हम लिखे 3x² प्लस 5x प्लस 9, अब पूछा जाए कि क्या एक बहुपद है, तो फिर कंडीशन क्या लगेगा? सबसे पहले देखेंगे कि क्या है, अऋणात्मक घात। पावर देखेंगे कि कहीं माइनस में तो नहीं है, तो पावर देख रहे हैं, या किसका पावर देखेंगे? चर का। चर क्या है इसमें? x, तो x का घात देखेंगे। x का घात यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे x का घात क्या है? 1 है। तो x का सब जगह, हर पद में, हर टर्म में घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। कहीं भी x का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ भी x का घात क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। लेकिन वही अगर ये एग्जाम्पल दिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल लिखें, 4x के पावर 2/3 प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 3, और इसको पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे x का जो पावर है, पावर किस में है? बट्टा में, फ्रैक्शन में। तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे डिफिनीशन में बोला गया ना पूर्णांक, तो 2/3 क्या है? पूर्णांक तो नहीं है। तो x का पावर बट्टा में आ गया, इसलिए क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3√x प्लस 5x³ प्लस 3x² माइनस 6। अगर इसको पूछा जाए कि ये बहुपद है, तो देख रहे हैं यहाँ पे x का पावर देखेंगे, x का पावर कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे x का तो ठीक है 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर में 1/2। तो इसको अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x के पावर 1/2 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 3x² प्लस माइनस का 6। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया x का, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही फिर देखते हैं, अगर ये हो जाए x के पावर -8 प्लस 6 प्लस 9x², और इसको पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x का घात, x का पावर, ये जो है क्या आ गया? x का ये जो घात है वो क्या है? माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया? 5। अगर पूछा जाए 1/x प्लस x, इसको पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो नहीं, ये भी बहुपद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको हम देख रहे हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे है x, तो ऊपर जाएगा तो पावर में कितना हो जाएगा? -1 प्लस x लिख सकते हैं इसको। तो देख रहे हैं कि पावर क्या आ गया? माइनस में आ गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो फिर क्या होगा? अगला एग्जाम्पल देखते हैं, √2x प्लस 5x³ माइनस 6x के पावर 7। अगर पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो देख रहे हैं कि कंडीशन, बहुपद की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। x का घात सब क्या है? पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा कंडीशन, जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं है, कहीं भी फ्रैक्शन में, कहीं भी बट्टा में नहीं। x का जो पावर है वो कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्या है? दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बहुपद होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो दो कंडीशन, पहला कि
x का जो पावर होना चाहिए वो पूर्णांक में होना चाहिए, और दूसरा जो पावर हो क्या हो, माइनस में ना हो, ऋणात्मक ना हो, मतलब धनात्मक हो। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो कि √2 जो है, तो ये 2 ना है, अंक हो सकता है, अंक रूट के अंदर चलेगा, लेकिन x जो चर हो वो ना होना चाहिए, चर का पावर नहीं होना चाहिए, किसमें, फ्रैक्शन में, तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बहुपद का डिफिनेशन। तो क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल क्या हो, अऋणात्मक, ध्यान देंगे इस वर्ड पे, अऋणात्मक और पूर्णांक, क्या क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक घात हो। x का मतलब जो भी चर हो, x y z, चर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो जो भी चर होगा उसका जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और बट्टे में नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है कि बहुपद, देखेंगे यहाँ से, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, मतलब बहुपद बीजीय व्यंजक ही है, क्या है, बहुपद जो है एक बीजीय व्यंजक है। तो अब यहाँ पे एक शब्द आया बीजीय व्यंजक, अब बीजीय व्यंजक क्या है तो इसको देखते हैं, चलिए। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। कहता है कि बीजीय व्यंजक वह गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें चर एवं अचर राशियों का संयोजन प्लस माइनस गुना और भाग चिन्हों द्वारा होता है। मतलब बीजीय व्यंजक एक अभिव्यक्ति है, व्यक्त करने का तरीका है कथन को, जिसमें क्या होता है, चर एवं अचर राशियों का संयोजन प्लस माइनस गुना भाग चिन्हों के द्वारा किया जाता है या किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि दो शब्द आए, एक चर है और एक है अचर, चर और अचर। तो चर क्या होता है, जिसका मान परिवर्तनशील हो, जैसे कुछ भी x y z, मतलब जो भी लिखते हैं ना, x, देखते हैं कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो x का मान किसी क्वेश्चन में कुछ आ जाता है, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए 5 आ गया तो किसी क्वेश्चन में 10 आ जाता है, मतलब क्या होता है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, बदलते रहता है। तो चर वो है जिसका मान, चर वह राशि है जिसका मान परिवर्तनशील हो, अर्थात बदलता रहे। और अचर क्या है, जिसका मान परिवर्तनशील न हो। जैसे यदि कहीं पे लिख दिया जाए 5, तो क्या 5 को फिर हम कभी 3 या कुछ लिख सकते हैं, नहीं, 5 जहां पे लिखा है तो वो 5 ही हमेशा रहेगा। अगर लिख दिया जाए 201 तो हमेशा ये क्या रहेगा, 201 ही रहेगा। तो चर क्या है, जिसका मान परिवर्तनशील हो, और अचर क्या है, जिसका मान परिवर्तनशील ना हो। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या है, चर में एक्स वाई जेड जो भी लिखते हैं ना वो चर के अंदर आएगा, और अचर में जो भी नंबर हो गया, कोई भी नंबर है वो क्या आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, अचर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये था चर और अचर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। तो कहते हैं कि बीजीय व्यंजक वह गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें चर एवं अचर, तो चर समझ लिए, अचर समझ लिए, चर था जिसका मान परिवर्तनशील हो और अचर था जिसका मान परिवर्तनशील न हो, राशियों का संयोजन प्लस माइनस गुना भाग चिन्हों के द्वारा होता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कहीं पे लिख दिया गया 3x + 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं चर कौन कौन हो गया, चर x हो गया और अचर क्या है, 3 है और 5 है। तो देख रहे हैं 3 और x के बीच में क्या लगा हुआ है, गुना है, और फिर क्या है, इस पूरे 3x और 5 के बीच ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, 3x और ये पूरा 3x और 5 दोनों किससे जुड़ा है, प्लस से। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, चर एवं अचर राशियों का संयोजन, जैसे 3x, 3 और x आपस में गुने के द्वारा जुड़े हुए हैं, वैसे ही ये 3x और 5 ये दोनों आपस में प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, इसमें चर एवं अचर राशियों का क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, किसके द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा, प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा, गुना के द्वारा और भाग के द्वारा। तो वही कहता है, जैसे एग्जांपल में ले लेते 3x + 5, वैसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल चलिए, फाइव माइनस 6y + z, ये भी क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब इसमें देखना है कि क्या है, चर कौन कौन है, तो चर हो जाएगा y, एक ये हो गया, z हो गया, और अब देख रहे हैं इसमें अचर कौन कौन है, तो 5 है और -6 है। अब इसमें देख रहे हैं कि 6 और y आपस में गुना के द्वारा जुड़े हुए हैं। फिर अगर बात करें इसकी 5 और इस पूरे 6y की, तो ये दोनों किससे, माइनस चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं, वैसे ही 6y और z आपस में प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो देख रहे हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, आपस में प्लस माइनस या गुना भाग चिन्ह के द्वारा क्या है, व्यक्त है, जुड़ा हुआ है,
संयोजित है, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। ये भी क्या हो गया, बीजीय व्यंजक के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखना चर क्या है, x है, और अचर क्या है, 9 और 6 है, और ये दोनों क्या है आपस में प्लस माइनस गुना भाग, मतलब प्लस और गुना का चिन्ह है इसमें, तो प्लस और गुना के चिन्ह द्वारा क्या है, संयोजित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्या है, अगले स्लाइड को। अगला स्लाइड है बहुपद को निरूपित करने का तरीका। तो बहुपद को निरूपित कैसे करते हैं, तो बहुपद को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी इसका प्रयोग करेंगे, और जिस चर में बहुपद होगा ना उस चर को ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। जैसे देखते हैं, जैसे एक बहुपद लिखते हैं x² प्लस 9x प्लस 12, ये बहुपद हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, निरूपित करना है। तो किससे निरूपित करें, कुछ भी मान लीजिए, अल्फाबेट का कोई भी लेटर ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं P, ले लिए कैपिटल लेटर, और जिसमें चर क्या है, इस बहुपद किस चर में है, x में है, तो इसको क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऐसे डाल देंगे, हो गया। वैसे ही अगर ऐसे लिख दिया जाए y² प्लस 6y माइनस का 5, इसको बोला जाए तो देख रहे हैं क्या बहुपद है, और क्या है इसमें चर क्या है, y है। तो अगर इसको निरूपित करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, q, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी, मतलब कैपिटल लेटर, और उसको पोस्ट के कैपिटल लेटर देने के बाद पोस्ट के अंदर जो चर होगा ना उसको लिख देंगे। तो कैपिटल क्यू लिख दीजिए या फिर ए लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, क्यू, और क्या हो गया, चर क्या है, y है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू वाई। ठीक है, वैसे ही अगर ये है z² माइनस 8z माइनस का 6, इसको अगर लिखना है तो चर क्या है इसमें, z है, तो इसको कैसे लिख देंगे, a, मतलब कुछ भी लिखे, a, और जो चर होगा उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। तो बहुपद को निरूपित करने का तरीका क्या है, तो कोई भी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर देते हैं, अब बहुपद के अंदर जो चर होता है उस चर को ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, बहुपद को निरूपित किया जाता है। तो फिर देखते हैं अगला क्या है, अगला है बहुपद का मानक रूप। अब यदि बहुपद है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, बहुपद को हमेशा उसके घात के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। मतलब बहुपद को हमेशा उसके घात के या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, वही लिखा गया है, देख लेते हैं पहले डेफिनेशन को। कहता है कि मानक रूप में बहुपद को हमेशा उसकी घात के अवरोही, घटते या आरोही, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये लिख दिया जाए, बोला जाए कि क्या ये जो है बहुपद है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पहले क्या है, x का 3 पावर है, फिर x का 5 पावर है, फिर x का 1 पावर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x का 0 पावर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन है, पद कौन है, तो मैक्सिमम पावर किसका है, इसका है, x के पावर 5, तो इसको पहले लिखेंगे 6x के पावर 5। उसके बाद उससे छोटा तो कौन है, 3 है, तो 7x के पावर 3, उसके बाद माइनस 7x और प्लस का 9। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुपद को कैसे लिखते हैं, तो उसके घात के अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा देते हैं। ठीक है, या ऐसे लिखिए तो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको, और फिर इसको। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही तरीका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने का है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वही कहता है कि मानक रूप में बहुपद को उसके घात के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। चलिए, जैसे हो गया x के पावर 20 माइनस 3x के पावर 17 प्लस 8x के पावर 15 माइनस का 9x प्लस का 20। अब इसको देखना है, तो ये देख रहे हैं कि क्या है, अगर पूछा जाए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे। पहले x के पावर 20, ठीक है, उसके बाद 17, उसके बाद 15, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। मतलब क्या है, x का जो पावर है वो किस क्रम में है, अवरोही क्रम, घटते क्रम में, बड़ा पावर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो यही था क्या है,
बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं। अगला क्या है, व्यंजक और समीकरण में अंतर। व्यंजक और समीकरण में क्या डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं। तो व्यंजक क्या होता है, व्यंजक बोल लीजिए, बहुपद बोल लीजिए। बहुपद भी क्या है, देखिए हम लोग ना, बहुपद भी एक प्रकार का व्यंजक है। तो यहाँ पे दे दिया जाए कि व्यंजक और समीकरण में अंतर, या फिर बहुपद और समीकरण में अंतर, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम, यहाँ पे जो है ना व्यंजक और समीकरण में अंतर, इसके जगह पर हम डाल सकते हैं या बहुपद और समीकरण में अंतर। तो चलिए देखते हैं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, अर्थात वही व्यंजक, बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। तो बहुपद जो होता है उसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही समीकरण लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। तो यदि इक्वल का साइन है तो वो हो जाता है समीकरण, और इक्वल का साइन नहीं है तो वो हो जाता है बहुपद, या केवल उसको व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बहुपद का लिखते हैं इधर, और इधर लिखते हैं, बहुपद बोल लीजिए या वही व्यंजक बोल लीजिए, बहुपद या व्यंजक, व्यंजक। चलिए इधर लिख देते हैं समीकरण। तो अगर बोला जाए, जैसे देखते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये क्या हो गया, तो एक बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी, बहुपद बोल लीजिए या व्यंजक बोल लीजिए, कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। लेकिन वही इसको इस तरीके से लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू का 0, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इसमें क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया। तो बहुपद और समीकरण में मेनली डिफरेंस यही है कि बहुपद में इक्वल का साइन नहीं होता है और समीकरण में इक्वल का साइन होता है। और दूसरा एग्जांपल लिखना चाहें, जैसे x प्लस 5, तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। और इसी को समीकरण के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 बराबर 3x, ये क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल का साइन है। वैसे ही अगर इधर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3, ये क्या है, एक बहुपद है। और इसी को अगर इस तरीके से लिखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू का 6x माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है और इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो बहुपद और समीकरण में डिफरेंस वही मेनली यही है कि बहुपद में इक्वल का साइन नहीं होता है, अगर इक्वल का साइन नजर आए तो वो फिर समीकरण होता है। ठीक है, तो यही था। अब देखते हैं अगला क्या है, वही है बहुपद और समीकरण में अंतर। तो जो व्यंजक और समीकरण में अंतर है ना, वही क्या है, बहुपद और समीकरण में अंतर है। जैसे देख लिए वही, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। और इसी को हम इस तरीके से लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 7 इक्वल टू का 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण। तो यही क्या है, मेनली डिफरेंस है बहुपद और समीकरण में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग बहुपद के घात और बहुपद से रिलेटेड और भी जो पद है, जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, उसको समझेंगे। जैसे बहुपद का घात हो गया, गुणांक हो गया, शून्यक हो गया, इस सब के बारे में समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।